बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु लेसन के एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। इनमें से कौन सा गुण धातुएं शो नहीं करती हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी चालकता, सोनरस इन नेचर, डलनेस और डक्टिलिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी चालकता मेटल्स शो करती हैं। सोनरस इन नेचर मतलब ये आवाज़ उत्पन्न करती हैं, अगर इन पे कोई प्रहार करते हैं तो ये आवाज़ उत्पन्न करती हैं। डलनेस और डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब होता है तन्यता, यानी इनके तार खींचे जा सकते हैं, तो ये गुण भी होता है। डलनेस यानी कि इनमें चमक नहीं होना, डल होना, जबकि इनमें मेटेलिक एक लस्टर होती है, इसलिए हम लोग इसका जो सही आंसर है वो है डलनेस, कि डलनेस की प्रॉपर्टी मेटल्स में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू डू ड्रॉन इनटू द वायर्स इज नोन एज। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेटल्स की वो एबिलिटी जिसमें उसके तार खींचे जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं? डक्टिलिटी या तन्यता कहते हैं। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग utensils. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। एल्यूमिनियम का यूज़ कुकिंग अटेंसिल्स को बनाने में किया जाता है। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी, कौन सा ऐसा गुण है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम में ये गुण होता है कि वो अच्छा कुकिंग अटेंसिल बनाने में यूज़ होता है? पहला है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी उसमें बहुत अच्छी ऊष्मा चालकता होती है, विद्युत चालकता होती है। डक्टिलिटी मतलब तन्यता। हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो गलनांक है वो उच्च होता है। तो इसके दो आंसर सही होंगे। एक तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें ऊष्मा चालकता ज़्यादा होती है जिससे कि कम समय में ही वो गर्म हो जाते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका गलनांक ऊंचा होता है जिससे कि बहुत अधिक उच्च ताप तक ये गर्म किए जा सकते हैं, ये मेल्ट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा पहला और चौथा आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। ये बातें आप लोग को याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो गर्म और ठंडे दोनों पानी से क्रिया नहीं करता है। वो होता है मेटल या आयरन। ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं कि जो मेटल होता है, आयरन जो होता है, ये पानी से क्रिया तो करता है, ना गर्म से ना ठंडे से। तो कैसे करता है? ये पानी की गर्म भाप से यानी स्टीम से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो याद रखिएगा, आयरन किससे क्रिया कर रहा है? भाप से क्रिया कर रहा है, ना तो ये ठंडे पानी से क्रिया करता है और ना ही गर्म पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन एंड स्टीम। आयरन और स्टीम का लंबे समय तक अगर रिएक्शन होता है तो आयरन का कौन सा ऑक्साइड मिलता है? ये ध्यान रखिए, Fe3O4। ठीक है, ये आयरन 2,3 ऑक्साइड होता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसका रिएक्शन अभी हमने आप लोग को दिखाया भी था कि आयरन जो है वो भाप से क्रिया करता है तो Fe3O4 बनाता है प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। कैल्शियम की जब पानी से क्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कैल्शियम की जब पानी से क्रिया होती है तो देखिए ये क्रिया होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और प्लस क्यू। यहाँ पे प्लस क्यू का मतलब है कि ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, यानी बहुत सारी ऊष्मा मुक्त होती है और ये जो क्रिया होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, तो इसका ऑप्शन सही होगा इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर। वाटर के साथ जब कैल्शियम क्रिया करता है तो तेज़ी से तो क्रिया होती है लेकिन उतनी तेज़ नहीं होती है जितनी की तेज़ सोडियम या पोटेशियम पानी के साथ क्रिया करते हैं। आपको पता है सोडियम और पोटेशियम पानी से बहुत तेज़ अभिक्रिया करते हैं और बहुत सारी ऊष्मा मुक्त करते हैं।
तो ये उससे ये अभिक्रिया थोड़ी सी धीमी होती है, इसलिए इसको कहते हैं लेस वायलेंटली विद वाटर। ये ऑप्शन सही होगा। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। आपको पता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है और हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो स्टिक हो जाते हैं सरफेस पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड और फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट है जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसमें से कौन सा एसिड ऐसा है जो कि मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। तो हमेशा याद रखिए बच्चों कि जो HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है जब वो किसी मेटल से रिएक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि वो फौरन हाइड्रोजन बनने ही नहीं पाती है, वो पहले ही पानी बना देता है, जिससे कि हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं हो पाती है। इसके बाद द कंपोजिशन ऑफ एक्वेरियजिया, ये ध्यान रखिए कि कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 दोनों कंसनट्रेटेड होंगे, ध्यान रखिए। इनका रेशियो होता है 3:1। ये अक्सर कन्फ्यूज़न डालता है कि कौन सा 3 होगा कौन सा 1 होगा। तो HCl जो है वो 3 है और कंसनट्रेटेड HNO3 1 है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। इनमें से 4 कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें कौन सा आयनिक नहीं है, नॉट आयनिक। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए जो KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है। HCl और CCl4 ये जो हैं आयनिक कंपाउंड नहीं हैं। और सोडियम क्लोराइड ये भी आयनिक कंपाउंड है, यानी कि आयनिक यौगिक है। बच्चों आप जानते हैं पोटेशियम के वायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के भी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक कर लेते हैं, ये भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक कर लेते हैं, जिससे कि आयनिक कंपाउंड बनता है। लेकिन HCl में क्या होता है? HCl में यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग ने आउटर मोस्ट ऑर्बिट की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो होते हैं, इसका एक क्लोरीन और इसका एक हाइड्रोजन, ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और बना लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। बच्चों इसी तरह से CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। ये हमने 4 रेड कलर से इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। इसी तरह से कार्बन का, अब चूँकि क्लोरीन के 4 हैं और हर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन के पास 4 हैं, यानी इसको 4 ऐसे कंपाउंड से ये जुड़ेगा, 4 ऐसे तत्वों से जुड़ेगा ये, जिससे कि ये सहसंयोजक बंध बना सके और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरी तरह से भर सके, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कर सके। तो क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पे 4 हैं, यानी ये 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ ये साझेदारी करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो है एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और उसी तरह से HCl जो है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा HCl और CCl4, यानी कि 2 और 3, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। आयनिक यौगिकों के गुण हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो ये जो होते हैं इसमें 4 गुण दे रखे हैं। इसमें कहा गया है कि नॉट जनरली, मतलब जो वो शो नहीं करते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं, कौन सा ऐसा गुण है जो शो नहीं करते हैं? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, आपको पता ही है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में विलेय होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन मॉल्टन स्टेट,
अगर ये मॉल्टन स्टेट में होते हैं, पिघली हुई अवस्था में होते हैं, तो ये करंट का कंडक्शन करते हैं। तो क्या कौन सा गुण नहीं होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी कि इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकती है। करंट फ्लो कब हो सकती है? जब ये मॉल्टन स्टेट में होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो जनरली शो नहीं करते? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट इन नेचर। नेटिव स्टेट का मतलब होता है मुक्त अवस्था, यानी कि ये फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ होते हैं, यानी ओर के फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में ये नहीं मिलते हैं, यानी ये संयुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं, मुक्त अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, तो दो ऐसे कंपाउंड हैं जो कि बहुत कम सक्रिय होते हैं, ये है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर हमेशा नेटिव स्टेट में मिलेंगे, यानी मुक्त अवस्था में मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब होता है विद्युत अपघटनी परिष्करण या शोधन, यानी धातु को हम किस विद्युत अपघटनी मेथड से यानी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा साफ कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, यानी फाइनली रिफाइन कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे जो इम्प्योरिटीज़ हैं अलग हो चुकी हैं, जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं उनको हम इस मेथड से दूर करते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से मेटल ऐसे हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के द्वारा साफ़ करते हैं? तो बच्चों इसमें वैसे तो कई मेटल्स होती हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से क्लीन करते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जिंक है, निकल है, स्टेनस है और एल्युमिनियम है। इन सब की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। ये किसी फॉर्म ऑप्शंस बदल भी सकते हैं ना। तो जो निम्न सक्रिय धातुएं हैं, है ना, जो बहुत ही लो रिएक्टिव वाली मेटल्स हैं, वो तो अधिकतर फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, तो उनको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से क्लीन कर लेते हैं। इसके अलावा कॉपर है, जिंक है, निकल है, स्टेनस है, एल्युमिनियम है, ये भी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से प्योर करी जाती हैं। तो लेकिन सोडियम और पोटेशियम के बारे में ये बात ध्यान रखिए कि सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत ही रिएक्टिव हैं, और इनको इम्प्योरिटीज़, इनमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? आप लोग सोचेंगे कुछ विद्युत अपघटनी की तरह से ही ऑप्शन था, लेकिन वहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन था, यानी कि विद्युत अपघटनी अपचयन। तो ये सोडियम और पोटेशियम विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्योर करे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ एयर। आपने देखा होगा आपके घरों में जो चांदी का सामान रखा रहता है वो काफ़ी लंबे समय तक रखा रहने से क्या होता है? वो काला पड़ने लगता है। तो उसके ऊपर कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है? दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन। उसके ऊपर किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो काला पड़ जाता है? वो होता है सिल्वर सल्फाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ। अब गैल्वेनाइजेशन, ये गैल्वेनीकरण, जब भी ये बात ध्यान आए तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जो धातु है जिसको रस्टिंग से हमको बचाना है उस पर जिंक की थिन लेयर चढ़ाई जाती है। स्टेनलेस स्टील इज़ ए वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विद। स्टेनलेस स्टील जो है वो एक क्या होता है? मिश्र धातु होती है, और किसका किसका मिक्सचर होता है? आयरन के साथ साथ निकल और क्रोमियम का। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इफ़ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of। जैसे अभी हमने सिल्वर का पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही कॉपर का भी है कि कॉपर को जब खुली हवा में रखा रहता है तो कुछ समय के बाद ब्राउन और उसके बाद थोड़े समय के बाद उसके ऊपर हल्की सी ग्रीनिश कोटिंग हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है?
किसके फॉर्मेशन की वजह से होता है? तो बच्चों इसका ध्यान रखिएगा, ये कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है। और ध्यान रखिए इसका पूरा इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये जो ग्रीनिश लेयर होती है ये किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये पूरा है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इस रूप में भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए कॉपर कार्बोनेट राइट ऑप्शन होगा। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? आप सभी जानते हैं, मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मॉल्टन स्टेट? अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन की बात हम लोगों ने कही थी, और जिससे कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जिनके मॉल्टन स्टेट में उनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। और पोटेशियम तो यहाँ पे है नहीं, तो सोडियम के बाद और कौन सा रिएक्टिव हो सकता है? तो कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम जो हैं ये मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस से हमको शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उनमें चमक नहीं होती, लस्ट्रस मतलब चमक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? अब एक्सेप्शंस होते हैं, तो एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती, तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो उसमें नॉन मेटल तो है बट उसमें चमक है? वो होता है आयोडीन। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। Which of the following four metals would be displaced from the solution of its salts by other three metals? अभी 4 मेटल्स दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऐसी मेटल है जो कि बाकी 3 मेटल से डिस्प्लेस होती हैं। अब इस चीज़ को कैसे निकालेंगे? हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, मैंने पूरी नहीं बनाई है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर होता है वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर जिंक है, फिर कॉपर है, फिर सिल्वर है। तो मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, और सबसे कम रिएक्टिव है सिल्वर। यानी सिल्वर जो है, सिल्वर को कॉपर भी डिस्प्लेस कर देगा, जिंक भी डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर देगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिल्वर। ठीक है। अब बच्चों 21 क्वेश्चन है कि 2 मिलीमीटर्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl HNO3 और मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो 3:1। 2 ml किसके किसके लिए गए हैं? 2 ml HCl लिया गया, 2 ml HNO3 लिया गया, और 2 ml कंसनट्रेटेड HCl और HNO3 का मिक्सचर लिया गया। यानी 3:1 में रेशियो क्या कहलाता है? एक्वारेजिया। और इन तीनों के 2 ml जो हैं वो 3 टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग रख दिए गए और ABC लेबल लगा दिया गया। अब कहा गया कि एक मेटल ले ली गई और उसको हर एक टेस्ट ट्यूब में डाला गया, यानी A में डाला गया, B में डाला गया और C में डाला गया। तो क्या होता है, A और B में तो कोई चेंज नहीं होता है मेटल में, लेकिन जब C में मेटल को डाला जाता है तो वो डिसॉल्व हो जाती है। द मेटल कुड बी, ये कौन सी मेटल ऐसी है जो कि HCl में डिसॉल्व नहीं होती, HNO3 डिसॉल्व में नहीं होती, लेकिन टेस्ट ट्यूब C जिसमें कि एक्वारेजिया था उसमें डिसॉल्व हो जाती है? ये तो बहुत आसान सा आंसर है कि अधिकतर सिल्वर, अधिकतर इसमें जो गोल्ड होता है या प्लैटिनम होता है, ये जो होते हैं वो अधिकतर एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसके मेरे अकॉर्डिंग इसके 2 आंसर राइट हैं, एक है गोल्ड और दूसरा है प्लैटिनम। अब चूँकि 2 ऑप्शन का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसमें कौन सा एक ही ऑप्शन आपको सही करना होगा। अगर गोल्ड और प्लैटिनम दोनों ही आंसर सही हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक ही टिक करना होगा तो आप लोग गोल्ड टिक करिएगा। ये मान के चल लेते हैं कि प्लैटिनम जो है वो एक्वारेजिया में डिसॉल्व तो होता है लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। तो हम लोग गोल्ड को अगर एक ही चुनना होगा तो
गोल्ड को मानेंगे। नेक्स्ट है एन एलॉय इज, एलॉय क्या होता है? मिश्र धातु। एलॉय मतलब मिश्र धातु। तो ये मिश्र धातु क्या होती है? तो ये क्या होती है? एक होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब समांगी मिश्रण होती है। क्यों? जैसे मान लीजिए आप पीतल देखते हैं, तो पीतल या स्टील देखते हैं, ये सब मिश्र धातु हैं। क्या इनमें आपको लोहा है, निकेल है या कॉपर, कुछ भी जो मिला हुआ, जो धातुएं मिली हैं, क्या आपको अलग अलग दिखाई पड़ती हैं? नहीं। तो क्या हो जाएंगे? वो समांगी मिश्रण हो जाएंगे, क्योंकि वो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल्स होते हैं, जो बनाने वाली मेटल्स होती हैं मिक्सचर की, वो अलग अलग दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी समांगी मिश्रण है। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज एनोड, हमेशा ध्यान रखिए एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और नेगेटिव कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ऊपर उल्टा दे रखा है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। हमेशा ध्यान रखिए एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। तो बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपको इस तरह से होती है, ये ध्यान रखिए। डायग्राम बना दिया हमने इलेक्ट्रोलिसिस का। ये ध्यान रखिए जब भी रिफाइनिंग करी जाती है तो क्या होता है कि जो इम्प्योर मेटल होता है उसका इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा मोटा रखते हैं, वो मोटा होता है और वो हमेशा एनोड बनता है। और जो प्योर होता है, प्योर जिंक, उसका इलेक्ट्रोड थोड़ा पतला होता है, वो हमेशा कैथोड रहता है। कैथोड को हमेशा नेगेटिव एंड से और एनोड हमेशा पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ रहता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और आपको याद होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कि जो इम्प्योर मेटल होता है, तो प्योर मेटल जो होता है वो तो कैथोड में जाके डिपॉजिट हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एनोड मड के रूप में एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे के क्वेश्चंस में भी इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। जो प्योर जिंक है वो कहाँ डिपॉजिट होगा? कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट इनटू ए नाइफ विद ए नाइफ। दिस इज वेरी रिलेटिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर। इट रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है और क्या होता है, इसको नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है, और ये हवा में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये हवा में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको ओपन एयर में नहीं रखा जाता, और ये पानी से बहुत तेज़ क्रिया करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। 26 है एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल विद ए मेटल और नॉन मेटल। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कैन कंटेन नॉन मेटल एज शोन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एलॉयज जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स होते हैं, या फिर मेटल्स किसके साथ मिक्सचर होते हैं? मेटल का मिक्सचर किसके साथ होता है? मेटल के साथ में या नॉन मेटल के साथ में। ठीक है। और एलॉयज जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। किसका? धातु और धातु का हो सकता है, या धातु और अधातु का हो सकता है। तो कहा गया है कि इस तरह का कौन सा मिश्रण है, जो कौन सी एलॉय दे रखी है जिसमें कि धातु और अधातु दोनों मिक्स होते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील जो होती है इसमें कार्बन मिला रहता है जो कि अधातु है, और बाकी जो है जैसे आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, ये क्या होते हैं? वो धातु होते हैं। तो स्टील आंसर हो जाएगा इसका। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। अब मैग्नीशियम मेटल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद ए डैजलिंग वाइट फ्लेम। ये बिल्कुल सही है, ये वाइट फ्लेम के साथ में जलता है ऑक्सीजन के साथ में। इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ठंडे पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है,
क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ में क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और ये रिएक्शन जो होता है बहुत स्लो होता है। और मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी के साथ क्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, लेकिन ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो ये ठंडे पानी के साथ भी क्रिया कर रहा है, गर्म पानी के साथ भी क्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठंडे पानी के साथ रिएक्शन स्लो है, गर्म पानी के साथ रिएक्शन फास्ट है। अब ये पानी की स्टीम के साथ भी क्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम जो है स्टीम के साथ में भी क्रिया कर रहा है, लेकिन तब ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठंडे और गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कहा गया कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड कब बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जब वो स्टीम के साथ क्रिया करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। ये ऑप्शन सही है कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। जब वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना बना करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसके दो आंसर रॉन्ग हैं, बी और डी, यानी कि इनकरेक्ट, दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। एक इनकरेक्ट ऑप्शन बी है और एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, डी। तो बच्चों इसके दो आंसर होंगे, बी और डी। आंसर की में केवल बी ही दे रखा है, लेकिन इसका आंसर दो होंगे, बी और डी। नेक्स्ट है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मर्करी एज वन एज कॉन्स्टिट्यूएंट। अब कौन सा ऐसा एलॉय है जिसमें मर्करी होता है। तो मर्करी हमेशा जब भी एमलगम आपको दिखाई पड़े तो आप फ़ौरन मर्करी के बारे में सोचिएगा। मर्करी ही हमेशा एमलगम बनाता है। तो जिंक एमलगम नाम से क्लियर है कि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मर्करी है। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड, लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब रिएक्शन बिटवीन एक्स और वाई दो एक्स और वाई दो दे रखे हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड जेड बनाते हैं। ठीक है, एक्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, वाई क्या क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाई जेड। अब आप देखिए कि एक्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, यानी एक्स वाई को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो गिव एंड टेक किस में होता है, गिव एंड टेक, इलेक्ट्रॉन्स के गिव एंड टेक से जो भी कंपाउंड बनता है वो कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। यानी जेड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक यौगिक होगा। और आयनिक यौगिकों की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उनका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। यहाँ पर कौन सा सेंटेंस नॉट शोन बाई जेड है, विच प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाई जेड, तो हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करते हैं। तो कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ थ्री मेटल्स, एक्स वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखे हैं। एक्स का है 2, वाई का है 287 और जेड का है 282। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये देखिए कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। एक्स है 2 और 8, यानी इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है पूरी तरह से फिल्ड है, ये है ना। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी पूरी तरह से भरा हुआ है ये। तो ये जो भी एलिमेंट होगा x2 और 8 जिसका कन्फिग्रेशन है, ये क्या होगा, ये इनर्ट होगा। तो ये इनर्ट गैस है 2 और 8। और y जो है 287, अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं, और ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
यानी ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। हमेशा आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव आयन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। मेटल्स पॉजिटिव आयन क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा वाई इज अ नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल। नेक्स्ट है, ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जो कि एसिडिक नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं। तो ऐसा है एल्यूमिनियम, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये नॉन मेटल्स दे रखे हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, यानी कि कुचालक होते हैं। अब कौन सा ऐसा जो नॉन मेटल है जो कि ऊष्मा इलेक्ट्रिसिटी का यानी विद्युत का अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? तो ये इसमें से है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव ए कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। आपने वायर्स देखे होंगे जिनके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग होती है, ठीक है। जैसे आपने केबल वायर्स या बहुत सारे इस तरह के वायर्स देखे होंगे जिनके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। ये कोटिंग किस चीज़ की होती है? ये कोटिंग होती है पीवीसी की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ अ लिक्विड। तो मेटल्स जो होते हैं वो अधिकतर जो हैं वो सॉलिड होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो अधिकतर लिक्विड और गैसेस स्टेट में ही पाए जाते हैं। अधिकतर मोस्टली नॉन मेटल्स लिक्विड या गैसेस स्टेट में हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है। तो इसमें जो ब्रोमीन है ये एक लिक्विड नॉन मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि इसमें कहा गया है कि कौन सा जो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसके लिए फिर से हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखेंगे। अब इसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है। तो इसको रिएक्टिविटी सीरीज़ देख लेते हैं इसकी। कि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम लेड और सबसे कम कॉपर, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट प्लस आयरन। आयरन क्या मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? आयरन जो है वो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, यानी कि वो मैग्नीशियम सल्फेट से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जिंक सल्फेट प्लस आयरन। आयरन क्या जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? देखते हैं। आयरन जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, ये अपने से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट प्लस लेड। अब मैग्नीशियम जो है लेड से काफ़ी रिएक्टिव है, तो लेड जो है मैग्नीशियम सल्फेट में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा। तो कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है? डी, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। क्वेश्चन नंबर 36 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 4 डायग्राम्स दे रखे हैं, फिगर्स दे रखे हैं, और इसमें से कहा गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के प्रोसेस को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। किस चारों फिगर्स को ध्यान से देखिए और इसमें बताइए कि कौन सी फिगर जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को बता रही है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि पहला ऑप्शन जो है, सब ध्यान से देखेंगे, सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जिससे भी इलेक्ट्रोड से जुड़ा रहता है वो हमेशा एनोड कहलाता है। ये कैथोड लिखा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखिए पॉजिटिव एनोड से जुड़ा है, नेगेटिव कैथोड से जुड़ा है। और यहाँ पर देखिए कि जो कॉपर आयन जो है, एनोड जो है इससे कॉपर आयन निकल रहे हैं और यहाँ पर कैथोड पर कॉपर आयन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक सही ऑप्शन नहीं होगा। इसमें कैथोड के नीचे इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो हमेशा एनोड के नीचे होती हैं।
सी ऑप्शन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी पॉजिटिव एनोड है, ठीक है, नेगेटिव कैथोड है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए जो कॉपर आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। और जो एनोड है इस पर, इससे कॉपर आयन ये निकल, इससे बन रहे हैं कॉपर आयन, ये कॉपर आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कॉपर आयन दे रहा है, ये जो कि कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एकदम सही है। लेकिन इसमें मिसप्रिंट है, ये इम्प्योरिटीज़ हमेशा, हाँ इम्प्योरिटीज़ जो है वो एनोड के नीचे हैं, ये भी सही है। एनोड जो है वो मिसप्रिंट नहीं है बच्चों, सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हो रही हैं तो ये एनोड मड के रूप में मिलेगा, तो ये भी सही है। तो जो सी ऑप्शन है वो एकदम सही लग रहा है। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं क्योंकि कई ऑप्शन सही हो सकते हैं। इसमें प्लस से एनोड है, नेगेटिव से कैथोड है, और लेकिन इसमें भी यही गलती करी गई है, एनोड, अच्छा हाँ इसमें गलती नहीं करी गई भाई, एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज़ हैं, ये भी सही है। अब क्या गलती हो सकती है, हाँ अब इसमें देखिए कॉपर आयन जो है, पॉजिटिव आयन जो हैं वो हमेशा कैथोड की तरफ जाएंगे, लेकिन इसमें किधर जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, जो कि गलत है। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। बच्चों ये हो गए आपके एमसीक्यूज़। ये सारे एमसीक्यूज़ आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं, अच्छे से समझ के पढ़ने हैं, जिससे यही आए या इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आए या इसी को थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चंस आए, आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं एग्ज़ाम में। बच्चों अधिकतर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे आ रहे हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से आप कर लेंगे। सिर्फ एक दो बार पढ़ने से ही आपके सारे क्वेश्चंस सही से हो जाएंगे।